नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों में पाई जाने वाली एक विशेष स्थिति के बारे में जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम बच्चों में पाई जाने वाली एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी होने की वजह से बच्चे नॉर्मल बच्चों की तुलना में थोड़ा अलग हो जाते हैं। समाज में जैसा प्रायः सोचा जाता है कि एक बीमारी है, ऐसा सत्य नहीं है। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, एक जेनेटिक कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम हमारे शरीर की किसी कुछ कोशिकाओं या सभी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स के एक संख्या के अधिक होने के कारण होता है, जिसको हम कभी कभी ट्राइसोमी भी कहते हैं। और जनरली ये ट्राइसोमी जो है वो 21 क्रोमोसोम में पाई जाती है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है उसकी वजह से बच्चों में कुछ फिजिकल और मेंटल इश्यूज हो जाते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के 3 मुख्य कारण जो होते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है, तो इसका मेन कारण होता है नॉन डिसजंक्शन। अब इसके बारे में अगर साधारण सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब भी यानी कि हमारी सेल्स होती हैं, जो बेसिकली जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो सेल्स बनती हैं, स्पर्म्स होते हैं या ओवा होते हैं, उनमें हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। बट कभी कभी कुछ विशेष कारणों और परिस्थितियों की वजह से 21 क्रोमोसोम जो होता है ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है, जिसको हम बेसिकली नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। कभी कभी ये पहला कारण होता है कि अगर 21 क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से आधे नहीं हो पाते हैं, इसलिए 21 क्रोमोसोम में पता चला कि 3 कॉपियां आ जाती हैं। दूसरा कारण होता है ट्रांसलोकेशन। कभी कभी एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो 21 क्रोमोसोम पे आकर के चिपक जाता है, जिसकी वजह से भी ये स्थिति बन जाती है। तीसरा होता है मोज़ाइकिज्म। मोज़ाइकिज्म का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रांसलोकेशन और नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया है, ये शरीर की सारे सेल्स में ना हो करके कुछ सेल्स में होती है और कुछ सेल्स में नहीं होती है। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम मुख्यतः 3 तरीके का होता है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मोज़ाइकिज्म। डाउन सिंड्रोम कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी नहीं है, ना ही किसी लाइफ स्टाइल से या किसी विशेष प्रकार के खाने पीने के रूप से प्रभावित होती है। ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी माता पिता के बच्चे को हो सकती है। इसमें मुख्यतः जो कारण माना जाता है वो मैटरनल एज है। अगर माँ की एज 35 साल के ऊपर है तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा, अगर पेरेंट्स के अंदर खुद भी डाउन सिंड्रोम है तो उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावनाएं होती हैं। तीसरा, अगर माता पिता के किसी एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं या डाउन सिंड्रोम है तो उनके दूसरे बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इसका जो प्रतिशत है वो 1% होता है। जैसे कि अगर किसी माता पिता के बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो 1% चांस है कि उसके दूसरे बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। जो सामाजिक रूप से इसका प्रेवलेंस देखा जाए समाज में, तो वो लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन में किसी एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम की संभावनाएं रहती हैं। डाउन सिंड्रोम को पहचानने के लिए बेसिकली जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, कुछ मानसिक लक्षण होते हैं। तो शारीरिक लक्षण के आधार पर हम ऐसे बच्चों को डाउन सिंड्रोम के रूप में अलग कर सकते हैं या डाउन सिंड्रोम के रूप में पहचान सकते हैं। अगर हम सिर से पैर की तरफ चलें तो सबसे ऊपर जो माथा होता है उनका वो स्लैंटिंग होता है, थोड़ा सा यानी कि तिरछे टाइप का होता है। आँख की बात करें तो आँख छोटी छोटी होती है। कान की बात करें तो कान भी छोटे होते हैं और आँखें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं, स्लांटिंग आइज बोलते हैं उसको। तीसरा, अगर नाक की बात करें तो नाक चपटी होती है, छोटी होती है। मुंह की बात करें तो मुंह भी छोटा और गोल सा होता है। जुबान अगर होती है तो जुबान इनकी थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है। गर्दन की बात करें, गर्दन छोटी होती है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ जाएं तो उंगलियां भी इनकी छोटी होती हैं और बीच में हम लोग के जैसे कि लकीरें आड़ी तिरछी होती हैं, लेकिन में एक सीधी रेखा पाई जाती है जिसको सीमेन क्रीज बोला जाता है।
इसके बाद अगर और नीचे की तरफ जाएं, जो दिखावटी रूप में होता है, तो अंगूठे में और उसके बगल वाली टो के बीच में गैप होता है, जिसको हम सैंडल गैप कहते हैं। इस तरीके के फिजिकल फीचर्स के आधार पर हम बच्चे को डाउन सिंड्रोम सस्पेक्ट करते हैं और फिर अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इनके दिल में छेद हो सकता है, पेट की आंतों में रुकावट हो सकती है, इनका थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो कि यानी कि हम एग्जामिनेशन के बाद इन बच्चों में पा सकते हैं और फिर इस आधार पर हम बच्चों को आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी कैरियोटाइपिंग कराते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की मैपिंग होती है और उसमें अगर 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पाई जाती है तो हम उसको डाउन सिंड्रोम लेबल कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में बेसिकली जो दिल के अंदर छेद की संभावनाएं होती हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो आंत में ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं कभी कभी उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो थायराइड की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक तरीके से ट्रीटेबल होते हैं अगर हम समय रहते गौर कर लेते हैं और उनको हम इंटरवीन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं वो ठीक ठाक तरीके का जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। और जैसा कि डाउन सिंड्रोम के फीचर हैं कि इनमें कुछ मेंटल इश्यूज भी होते हैं कि ये मंदबुद्धि के होते हैं, थोड़ा सा बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा पेरेंटल सपोर्ट की, एक्स्ट्रा केयर की और देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं और बहुत सारी थेरेपीज़ होते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी, हम लोग स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ कराते हैं, डेवलपमेंटल थेरेपीज़ कराते हैं। तो इसके बाद ये बच्चे मोर और लेस ठीक ठाक एक लाइफ जी सकते हैं अपनी। डाउन सिंड्रोम के मिथ और फैक्ट जैसे कि कोई भी बच्चा अगर एबनॉर्मल दिखाई देता है तो समाज के लोग या माता पिता समझते हैं कि ये बच्चा हमारा किसी काम का नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम की जानकारी इसलिए भी आज हम देना चाहते हैं कि ये समझ सकें माता पिता और समाज के लोग कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये एक विशेष स्थिति है जो क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने के कारण हो जाती है और बच्चे में कुल मिलाकर के किसी विशेष तरीके का बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बच्चा हमारा दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा विकृत होगा या वो सही से चल फिर नहीं पाएगा या वो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा। तो अगर पहले मिथ की बात करें कि बच्चा दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा विकृत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं तो ये बच्चे जो होते हैं सुनने, समझने और सीखने की क्षमता रखते हैं, तो ये एक ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं। दूसरा मिथ ये होता है कि अगर एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो दूसरे बच्चे में भी डाउन सिंड्रोम होगा। इसकी सच्चाई भी ठीक नहीं है, ये संभावनाएं सिर्फ 1% की होती हैं। तीसरा मिथ जो है वो ये है कि अगर माता पिता में डाउन सिंड्रोम है तो बच्चे में भी डाउन सिंड्रोम 100% होगा। ऐसा भी सच नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है। तो इसकी भी 1% संभावना होती है कि वो बच्चे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथा जो सबसे बड़ा मिथ है कि ऐसे बच्चे सही से बोल नहीं सकते हैं, सही से बिहेव नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को एक प्रॉपर स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेवलपमेंटल थेरेपी, पेरेंटल सपोर्ट, क्लिनिकल केयर, डॉक्टर का परामर्श, ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन करके अगर हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो बच्चा एक ठीक ठाक लाइफ अपनी सर्वाइव कर सकता है। जैसा पहले भी बार बार बोला जा चुका है कि डाउन सिंड्रोम की एक स्थिति है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पर्टिकुलर वजह से हुई हो। एक स्थिति होती है कि क्रोमोसोम का नॉन डिस्जंक्शन हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, उसकी वजह से सब दिक्कतें होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम का परमानेंट कोई भी क्योर नहीं है कि ये पूरा ठीक हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि माता पिता बच्चे को एक्स्ट्रा केयर करें, सपोर्ट करें और उस स्थिति को समझ करके बच्चे को समझने का प्रयास करें।